हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति क्या है उससे रिलेटेड हम समझेंगे। और मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो हिस्ट्री की एक नई सीरीज रहेगी। जो हिस्ट्री की नई सीरीज रहेगी उसमें हम हिस्ट्री के हर टॉपिक को टच करेंगे, मतलब क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th तक की एनसीईआरटी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर जैसी आपकी रिकमेंडेशन रहेगी हम उसको भी अपना धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी तो फिलहाल हम क्लास 9th की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लास 9th की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक दिख जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक दिख जाता है जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति को पढ़ने के लिए फ्रांस की क्रांति को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि फ्रांस और क्रांति ये दोनों का मतलब क्या है। जैसे कि फ्रांस, तो आप लोग को फ्रांस शब्द जैसे ही देखते होंगे तो फ्रांस शब्द देखते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि फ्रांस जो है वो एक देश का नाम है। और क्रांति का मतलब होता है रेवोल्यूशन। क्रांति का मतलब होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि मार धाड़ हो रहा है वही रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन कई तरीके से हो सकती है। रेवोल्यूशन का अगर समान अर्थों में मतलब समझे तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि बदलाव। कोई भी चीज में वो बदलाव हो सकता है, किसी भी चीज में क्रांति हो सकती है। अगर आप पढ़ाई करते हैं और अगर आपका कुछ बदलाव होता है तो वो भी एक तरीके से क्रांति होती है। बस क्रांति में ये रहता है कि क्रांति में अगर देखेंगे तो क्रांति में एक बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे क्या होता है कि बदलाव होता है। अब जब फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे तो फ्रांस की क्रांति जो शुरू होती है उसका मेन डेट जो माना जाता है वो 14 जुलाई 1789 को माना जाता है, मतलब 14 जुलाई 1779। इस समय क्या हुआ कि सुबह का समय था। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। मतलब कि एक फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है पेरिस। वहां पर बहुत ही आतंक का माहौल था। और वहां पे सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। और अफवाह थी कि वह सेना नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देती थी। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जो फ्रांस है वहां पे 14 जुलाई के दिन क्या होता है कि सुबह का समय होता है और फ्रांस में एक शहर है जिसका नाम है पेरिस। वहां पे क्या होता है कि सम्राट एक रहते हैं जिनका नाम लुई 16वां है। उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि लुई 16वां कौन था। इसके बारे में अभी हम केवल परिचय के बारे में जान रहे हैं। तो लुई 16वां नाम का एक राजा रहता है जो निरंकुश राजा रहता है। जैसे कि हर देश में पहले क्या होता था कि हर देश में पहले निरंकुश राजा हुआ करते थे। अभी की तरह नहीं कि अभी हम लोग जिस समाज में रहते हैं यहाँ पे निरंकुश राजा नहीं रहते हैं। अभी के समाज में निरंकुश राजा नहीं रहते हैं। अभी के समाज में हम लोग तांत्रिक देशों में रहते हैं जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जो होता था कि जैसे फ्रांस हुआ, इंडिया हुआ, यहाँ पे राजाओं राजाओं का शासन होता था और राजा जो मन में आता था वो करता था। तो वही है कि सम्राट की सेना थी, उसका वो हो गया, अफवाह फैल गई कि वो गोली चलाने का आदेश दे दिया है। और लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए। टाउन हॉल एक वहीं पे पेरिस में एक जगह थी, वहां पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। और हथियार की खोज में वे बहुत सारी सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश कर गए। और जब ये अफवाह फैली तो लोगों के अंदर डर हो गया। और इस डर की वजह से लोग, बहुत सारे 7,000 मर्द और औरत मिलकर टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए और हथियारों की खोज में वहां बहुत से सरकारी भवनों में हो गए। अत्यंत अत्यंत क्या नाम है कि अत्यंत सैकड़ों लोग जो थे। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा पेन से गड़बड़ हो गया है, फिर से मैं बताता हूँ। अत्यंत जो सैकड़ों लोग थे वो एक समूह में पेरिस नगर के पूर्वी भवन की ओर बास्तिल किले के जेल को तोड़ डाला। मतलब कि अब जब आदमी उग्र हो जाता है तो वो कुछ भी कर देता है। तो एक बास्तिल का किला था उसका जेल तोड़ दिया। और जो जब जेल तोड़ा तो वहां से गोली बारूद मिलने की संभावना थी, हथियारों पे कब्जे की। और इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ाए गए। उनकी संख्या केवल 7 थी। मतलब कि जब ये पब्लिक जब उग्र हो गई तो बास्तिल के किले में घुस गई और वहां से गोला बारूद मिलने की संभावना थी और हथियार को कब्जा कर लिया। और वहां के जो कमांडर, मतलब उस किले को जो कमांड कर रहा था, कमांडर था, उसको क्या कर दिया, मार दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो क्रांति थी वो बढ़ने लगी। क्रांति बढ़ने लगी और क्रांति बढ़ते बढ़ते सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने से वास्तिल के किला से लोगों का घृणा का केंद्र हो गया। इसलिए किले को ढा दिया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिया जो ध्वस्त और बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। मतलब कि चूंकि बास्तिल का किला एक तरीके से था कि जहां से लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, तो जब लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था तो वो
लोगों को उस चीज को लेके एक मन में घृणा हो गई थी। और इस घृणा की वजह से लोग उसके ही ऊपर धावा बोल के वहां कमांडर को मार दिए, वहां लूटपाट मचाए और लूटपाट मचाए और उसको तोड़ फोड़ दिए, और तोड़ फोड़ के जितनी भी चीजें थी उसको ले जाके बेच दिए बाजारों में। और जो ऐसे लोग थे जो उस चीजों को खरीद के सजोना चाहते थे उनके उनको सौंप दिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये घटना हो रही थी, तो इस घटना के बाद कई दिन पेरिस पेरिस मतलब वही जो फ्रांस की अभी तो फिलहाल में राजधानी है पेरिस। पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर में सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकार ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ी के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस सम्राट की फांसी दी जाएगी। हालांकि उस समय अधिकांश लोग ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थे। ऐसा क्यों और कैसे, अभी हम इसको इसके बारे में समझेंगे। मतलब कहने का मतलब है, अब मोटा मोटी हम चैप्टर के ऊपर चलेंगे। अभी तो हम बस समझ रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति आखिर है क्या, बेसिकली है क्या। तो जो इतिहासकार थे वो कहते हैं कि मतलब ये जो घटना 14 जुलाई को, अभी हम लोग पीछे इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस किए ना यहाँ पे, कि जो 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1789, यहाँ वाले देखिए ये डेट एकदम हमेशा याद रखेगा, क्योंकि हमेशा पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो 14 जुलाई 1789 में। तो जब इस डेट को, जब लोग टाउन हॉल पे आक्रमण किए और बास्तिल का किला तोड़े और तोड़ के जब घुस गए, तो वहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और फ्रांस की क्रांति में क्या होता है कि वहां के लोग पावरोटी की कीमतों को लेकर, ये सब बहुत बड़ा कारण था। अभी हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे तो ये कारण आपको बहुत देखने को मिलेगा कि पावरोटी की कीमत, वहां के लोग पावरोटी को खाते थे, तो इस वजह से पावरोटी की कीमत जब महंगी हुई, तो अब भाई जिस चीज को आप खाओगे उसकी कीमत महंगी बन जाएगी, बढ़ हो जाएगी, तो आदमी के अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो उस चीज को लेके भी लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों पे अत्याचार हो रहा था, चीजें महंगी होती चली गई थी। तो इतिहासकार मानते हैं कि इसी दिन से फ्रांस की क्रांति एक व्यापक रूप ले ली। और फिर आगे चल के राजा को मतलब जो सम्राट था लुई 16वां, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे कि जो राजा था, सम्राट था लुई 16वां, उसको फांसी भी दे देंगे। ठीक। तो अभी आगे हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर, धीरे धीरे नेक्स्ट पेज की तरफ जब हम बढ़ेंगे, तो 18वीं सदी के उत्तराधार में फ्रांसीसी समाज, ये हमारा हेडिंग है कि जब 18वीं सदी चल रही थी तो उस समय फ्रांस का समाज कैसा था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि फ्रांस का समाज कैसा था। उससे पहले हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे पीडीएफ में कि यहाँ पे देखिए, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, बहुत अच्छा चार्ट है, इसके थ्रू हम समझेंगे तृतीय स्टेट। मतलब 3 स्टेट में ये डिवाइड था। जैसे अभी आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते थे, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ब्राह्मण वैश्य, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरीके से बटा है समाज हम लोगों का। उसी तरीके से फ्रांस में उस समय, जिस समय ये क्रांति होने वाली है, उस समय क्या था कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग था, और तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील थे। मतलब यही मध्यम वर्ग आगे चलकर बनेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद किसान और कारीगर थे, फिर उसके बाद छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और नौकर सबसे नीचे थे। तो ये 3 स्टेटों में बटा हुआ था। और जो ये पहले दूसरे स्टेट थे, इन्हीं लोगों का एक तरीके से शासन था। और राजा का कंट्रोल इनके ऊपर था, और ये लोग पूरे जनता पे कंट्रोल कर रहे थे। और अभी हम लोग जैसे जैसे टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए कि 1774, अब देखो, अभी जो हम चीज पढ़ रहे थे, मतलब इससे पहले वाले पेज पे, पिछले वाले पेज पे जब हम पढ़ रहे थे, तो उस समय मैं बताया कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो कैसे हुई। लेकिन इसमें अभी हम समझेंगे कि 1774 में जो एक राजवंश है, राजवंश का मतलब क्या होता है। जैसे पूर्वो राजवंश का मतलब क्या है कि जो राजा होता था उसका राजवंश होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके राजा बनते चले जाते थे। तो बुर्बो राजवंश में से एक राजा था लुई 16वां, जो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। मतलब कब हुआ? 1774 में। ये डेट याद रखिएगा। पूछ देता है कि लुई 16वां राजगद्दी पर कब बैठा, तो आपको याद होना चाहिए कि 1774 में। उसकी उम्र, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, देखिए यहां से, अब देखिएगा कि उसकी उम्र महज 20 साल थी। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। ये थोड़ा सा नाम अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि लुई 16वां का विवाह किससे हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय से चले युद्ध और फ्रांस में वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्षाय के विशाल महल और राज दरबार शानी शौकत बनाए थी, और फिजूल खर्च का बोझ अलग से था। मतलब कहने का मतलब था कि जब लुई 16वां गद्दी पे बैठा तो उस समय
बहुत सारा आर्थिक संकट था और किसी भी देश को चलाने के लिए पैसा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राजा होते थे उस समय वो बहुत लंबे समय से युद्ध में लगे हुए थे। मतलब जो ये बुर्बो राजवंश था फ्रांस का, ये बहुत समय से युद्ध में सना हुआ था और युद्ध में होने की वजह से बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका था और बहुत सारे शान शौकत में, यहाँ पे देखिए शान शौकत में क्या नाम है कि पैसा खर्च कर चुका था। तो लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका से 13 उपनिवेशों की साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। अब देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि अगर आप फ्रांस की क्रांति को समझेंगे तो फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए दो तीन टॉपिक देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। फ्रांस की क्रांति को दो तीन टॉपिक आपको समझना होगा कि जैसे फ्रांस, यूएस और फिर आपका यूके। यूके क्या था कि यूके जो है वो फ्रांस का दुश्मन है, ठीक। और यूके जो था वो यूएस से दुश्मनी किया हुआ था और फ्रांस इसका दुश्मन है। और फ्रांस क्या किया कि यूएस से जाके दोस्ती कर लिया और इसके युद्ध मतलब यूएस का जो यूके के साथ युद्ध हो रहा था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यूके और यूएस में जो युद्ध हो रहा था उसमें जाके फ्रांस क्या किया कि यूएस से सपोर्ट कर दिया। जैसे अगर कोई दोस्त रहता है, उसका कोई दुश्मन है, मतलब सॉरी, अगर कोई दो दुश्मन है तो अगर उसका तीसरा कोई दुश्मन है तो उससे जाके दोस्ती कर लेता है। मतलब कि यूएस और यूके में आपस में लड़ाई चल रही थी, फ्रांस क्या किया कि फ्रांस का यूके से दुश्मनी था तो वो जाके किससे दोस्ती कर लिया, यूएस से दोस्ती कर लिया और उसके 13 उपनिवेशों को लेके उसमें उसकी आजादी में लड़ाई करने चला गया, किससे, ब्रिटेन से। अब देखिए झगड़ा उसका नहीं है लेकिन वो अमेरिका से जाके लड़ाई कर रहा है और इस चक्कर में इस युद्ध के चलते 10 अरब लिब्रे, मतलब वहां की करेंसी होती थी, जैसे हम लोग की करेंसी क्या है, रुपया है ना, वैसे ही वहां की करेंसी होती थी लिब्रे। 10 अरब लिब्रे से अधिक खर्च और जुड़ गया, जबकि उसके पहले से 2 अरब लिब्रे बोझ चढ़ा हुआ था। मतलब 2 अरब पहले से खर्च था, ऊपर से जाके यूएस का साथ दे दिया 13 19 यूके के विरुद्ध में, उसका 12 अरब के आसपास क्या हो गया, लिब्रे कर्ज हो गया। सरकार कर्जदाता 10% ब्याज मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते रहे और चुकाने पर मजबूर थे। नियमित खर्चों जैसे सेना, रख रखाव, राज दरबार और सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अब देखिए पैसा तो खर्च हो चुका था और पैसा खर्च हो चुका था और आपका क्या कहते हैं, यूके यूके के खिलाफ यूएस से दोस्ती करके उससे लड़ाई कर रहा था और खर्चा बढ़ गया। और जब खर्चा बढ़ गया तो मजबूरी में उसको टैक्स बनाना पड़ा। अब जब टैक्स बढ़ेगा, गरीबी होगी तो लोग गुस्सा होंगे, तो ये भी एक क्रांति का बहुत बड़ा कारण था। 18वीं सदी में फ्रांस समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था। अभी हम लोग समझे हैं कि तीसरे स्टेट में जो लोग जनसाधारण था, देखिए ये तीसरे स्टेट की हम लोग बात किए थे कि नहीं किए थे, ये तीसरे स्टेट में ये जो जनसाधारण लोग थे, मतलब ये किसी वो से नहीं थे और जो टैक्स था इन्हीं लोगों पे लगेगा। अभी आगे इसमें टॉपिक दिया होगा, तो टैक्स जो होगा वो तीसरे स्टेट पे रहेगा, पहले दूसरे स्टेट वाले नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जो भी गुस्सा करेंगे वो तीसरे स्टेट वाले ही करेंगे, ठीक। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद प्रयोग समांतर सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होते थे। चित्र नंबर 2, यही जो चित्र हम आपको अभी यहाँ पे बताए हैं, यही चित्र के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक। फ्रांसीसी समाज का वर्ग व्यवस्था दर्शाती है कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। अब 90% किसान थे, इसका मतलब कि 90% लोग आपका किससे जुड़े हुए थे, तीसरे स्टेट से जुड़े हुए थे। मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और एवं पादरी लोग थे जो विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। देखिए अभी मैं जस्ट आप लोगों को बताया कि राज्य पे दिए वाले जो दिए जाने वाला जो कर था उस पर उनको छूट थी। किसको छूट थी, जो प्रथम और दूसरे स्टेट थे। अभी हम फिर से यहाँ पे फिगर में जाएंगे, फिगर में हम वापस आते हैं और यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि जो देखिए ये जो प्रथम और द्वितीय स्टेट था, प्रथम और द्वितीय स्टेट था, इनको टैक्स नहीं देना था, इनको टैक्स नहीं देना था, टैक्स केवल देना था तीसरी स्टेट वालों को। और संख्या इन्हीं की ज्यादा है, संख्या इन्हीं की ज्यादा है, इनको टैक्स देना है और ये लोग के पास जमीन ज्यादा है, इनके पास जमीन भी कम है। तो भाई जाहिर सी बात है कि जमीनें कम है, गरीबी है और टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो लोग क्रांति करेंगे कि नहीं। अब क्रांति कई तरीके से होगी, अब उसको भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। और क्या था कि जो चर्च थे, चर्च में भी करों का एक हिस्सा था। एक तरीके का कर का नाम था टाइड और एक का नाम था टाई। इसको समझिएगा, टाइड जो था वो धार्मिक कर था, धार्मिक कर था
और तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार कर चुकाना होता था। और टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था। धार्मिक कर का मतलब होता था कि चर्च को ये टैक्स देना होता था। आसान भाषा में किसको देना होता था? चर्च। यहाँ पे देखिए आपको लिख के भी दिया है, एक बॉक्स बना के दिया है कि टाइट चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और टाइल जो था वो सीधे राज अदा करता था, मतलब कि ये सीधे राजकोष में जाता था। टाइल जो था वो सीधे राजकोष में जाता था। और टाइट जो था वो क्या नाम है कि चर्च के पास जाता था। अब ये सारा जो बोझ था ये तृतीय स्टेट के वाले के ऊपर हो गया। और यहाँ पे मैं लिब्रे के बारे में आप लोग को बता ही दिया हूँ कि लिब्रे फ्रांस की मुद्रा होती थी। 1794 में ये समाप्त हो गया था बाद में। अभी तो फ्रांस की मुद्रा ये नहीं है, ये मत सोचिएगा कि फ्रांस की मुद्रा अभी भी है। ठीक। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस टॉपिक में बढ़ेंगे तो जीने के संघर्ष। अब देखिए, कर्ज हो गया, सबसे पहले कर्ज हो गया, बहुत सारा कर्ज हो गया। फिर उसके बाद क्या नाम है कि टैक्स को बढ़ा दिए। और अभी मैं आप लोगों को पावरोटी की कीमत में बता रहा था कि पावरोटी की जो कीमत थी वो भी बढ़ गई थी। ठीक। तो अब ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये सब किसके साथ हो रही हैं? थर्ड स्टेट वाले लोगों के साथ हो रही है। पहले दूसरे वाले तो मजे में, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कुछ नहीं करना है। थर्ड स्टेट वालों पे तो ये जब थर्ड स्टेट वाले होंगे तो यही क्रांति करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब इन्हीं के द्वारा क्रांति होगा। अभी इसको हम जैसे जैसे समझेंगे तो समझते चलेंगे। जैसे कि जीने का संघर्ष, ये हेडिंग है। इस हेडिंग को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हेडिंग के ही थ्रू हमको पूरा एक एनालिसिस मिल जाता है कि हम क्या टॉपिक में पढ़ने वाले। तो हेडिंग आपका है जीने के लिए संघर्ष। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। ये आपको याद रखना है। डाटा जितना याद रखेंगे उतना आपके लिए जरूरी होगा। 1715 में 2.3 करोड़ थी और 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। मतलब कि जाहिर सी बात है कि भाई इतने सालों में जनसंख्या बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो भाई अनाज उत्पादन की तुलना में मांग की भी कीमत बढ़ेगी। अब जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि खाने के लिए भी लाले पड़ेंगे। और ऊपर से कर्ज है, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे उनका मुख्य खाद्य देखिए, यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया? मुख्य खाद्य जो था वो पाव रोटी थी। और पाव रोटी की कीमत में बहुत तेजी से क्या हो रहा था? वृद्धि हो रहा था। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूर महंगाई की दर नहीं बढ़ा रहे थे। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती चली जा रही थी। अगर देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी देश में अगर अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है क्रांति आना संभव है। क्योंकि अगर अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो जब खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो वो क्रांति करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश को अगर अच्छे से चलना है तो अमीरी गरीबी के बीच में बहुत ज्यादा खाई होना नहीं होना चाहिए। ठीक। अब देखिए, ये स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही थी। सूखे पड़ रहे थे, ओलों का प्रकोप था, पैदावार भी गिर रही थी, जिससे रोजी रोटी का संकट क्या हो रहा था? पैदा हो रहा था। इस ऐसी जीविका संकट को प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस काफी आम थे, मतलब कि ये हमेशा होता रहता था। लेकिन इसी इसी जीविका संकट की वजह से इसी जीविका संकट की वजह से अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे जीविका संकट बढ़ते जा रहा था और लोगों में ये आक्रोश हो रहा था, तो उसकी वजह से फ्रांस की क्रांति एक चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अभी के लिए मैं जितना आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से समझाया हूं उसको हम समझ चुके होंगे। और जो अभी आगे का टॉपिक होगा इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि हम एक चैप्टर को कम से कम 6-7 वीडियो के माध्यम से उसको कंप्लीट करें, इकट्ठा ना पढ़ें, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे 6 वीडियो या 7 वीडियो जितना में समराइज हो सके उतना में हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जैसा आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और सुझाव जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।